बंबई के डोंगरी का इलाका, जहां पे बड़े से बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन का एक वक्त पर कब्जा था। उसी डोंगरी में दाऊद से पहले एक ऐसी महिला डॉन पैदा हुई जिसे खुद गैंगस्टर वर्ल्ड का बादशाह दाऊद मौसी कहकर पुकारता था। ये वो डॉन थी जिसे अंडरवर्ल्ड के बड़े से बड़े डॉन जैसे कि हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन वर्धा सलाम ठोंकते थे। ये कहानी है एक ऐसी लेडी डॉन की जिसने मर्दों के अंडरवर्ल्ड पे अपनी धौंस जमा रखी थी। जब अंडरवर्ल्ड का दबदबा शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही इस लेडी डॉन ने अपना लोहा पूरे मुंबई में मनवा रखा था। जब भी ये मुंबई की सड़कों पर जाती तो मानो सब निगाहें इन्हीं पर होती थी। पूरे मुंबई में एक ऐसा तगड़ा नेटवर्क बिछा रखा था कि पुलिस भी इस डॉन का कुछ कर नहीं पाती थी। ऐसी पावरफुल महिला जिसके एक इशारे पे अंडरवर्ल्ड के बड़े से बड़े डॉन डरते थे। लेकिन एक महिला इतनी बड़ी लेडी डॉन बनी कैसे इसने एक मर्दों से भरे अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई, और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जुर्म का रास्ता छोड़ने पर इन्हें मजबूर होना पड़ा। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है आजादी से पहले के भारत में, जहां अंग्रेजी हुकूमत कायम थी और लोगों पे जुल्म हुए जा रहे थे। इनके खिलाफ लड़ने के लिए भारत के स्वतंत्र सेनानी आगे आए। इनका एक ही इरादा था, भारत से अंग्रेजी हुकूमत को हटाने का। इस देश में तब बंबई शहर के डोंगरी में 1920 में पैदा हुई जेनाबाई दारूवाली इनके नाम के पीछे कैसे लगा, ये आगे वीडियो में जानेंगे। जेनाबाई एक मुस्लिम मेमोन परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता सामान की ढुलाई और सवारी लाने ले जाने का काम किया करते थे। उनका परिवार काफी बड़ा था, जिसमें 6 भाइयों के बीच वो अकेली एक बहन थी। भारत उस वक्त आर्थिक परेशानियों और कई सारी चीजों से जूझ रहा था। चारों तरफ आंदोलन और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का माहौल चल रहा था। जेनाबी भी इस माहौल में क्रांति का एक हिस्सा बन गई। महज 12 साल की उम्र में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ गई थी वो। बंबई में चल रहे उस वक्त के हर आंदोलन में जेनाबाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। इन सब के बीच 14 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई। क्रांति की आग इस तरह की उनकी जिंदगी में लगी कि वो शादी के बाद भी आंदोलन में जाया करती थी। वो विचारों की खुली थी, जिसकी वजह से वो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखती थी। मगर वहीं ये सोच उनके पिता को बिल्कुल रास नहीं आती थी। वो अक्सर अपने घर में आंदोलनकारी लोगों को छिपाती थी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। एक बार उन्होंने एक आंदोलन में एक हिंदू भाई की जान भी बचाई थी, जिसको अंग्रेज सिपाही मार देना चाहते थे। दूसरे धर्म के लोगों की सहायता करते देख उनका पति बहुत गुस्सा होता था। इस वजह से वो अक्सर उनको मारा भी करता था। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब 1947 में भारत को आजादी मिली। देश आजाद हो चुका था, मगर अंग्रेजों ने इस देश के 2 टुकड़े कर दिए थे, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ऐसा देश बनाया गया जहां मेजॉरिटी मुस्लिम लोगों की थी। इसके चलते पूरे भारत में दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन देखी गई। कुछ लोग भारत में शरण लेने गए और कुछ पाकिस्तान। इसी बीच जेनाबाई के पति ने भी पाकिस्तान जाने की ठान ली, मगर उन्होंने साफ जाने से इनकार कर दिया। वो भारत की एक स्वतंत्रताकारी थी और वो यहीं रहना चाहती थी। उनका पति तभी के तभी भारत से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया और उनको अपने 5 बच्चों के साथ भारत में ही अकेला छोड़ दिया। देश अभी अभी आजाद हुआ था और वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। इसके चलते भारत में राशन की कमी भी होने लगी थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों के लिए रास्ते पर राशन की व्यवस्था की। जैसा आपने सुना होगा कि मुश्किल वक्त में आदमी सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है, वैसे ही जेनाबाई अपने बच्चों को पालने के लिए सरकारी राशन बेचने के धंधे में लग गई। इस धंधे से ही पहली बार जेनाबाई अंडरवर्ल्ड से मुखातिब होती हैं। जेनाबाई यहाँ एक ब्रोकर के तौर पे चावल, गेहूं और दाल की स्मगलिंग अनलाइसेंस्ड होलसेलर और रिटेलर को करने लगी। भारत सरकार ने जहाँ बिना लाइसेंस के राशन को आगे बेचना और अपने पास रखने की मना की थी, वहीं वो गलत तौर तरीके से इसको रखती और अनलाइसेंस्ड लोगों को बेचा करती थी। इस धंधे ने उनका नाम चारों तरफ बिखेर दिया। उनका इन्फ्लुएंस इसमें इतना बढ़ गया कि कई बार पुलिस इनके घर पर छापेमारी करने भी जाया करती थी, मगर कोई सबूत हाथ न लग पाता था। इस धंधे ने जेनाबाई को नई पहचान दी, जिसके बाद उन्होंने इकबाल गांधी नामक बंदे से दूसरी शादी कर ली। मगर धीरे धीरे इसमें मुनाफे कम होने लगे और जेनाबाई परेशान रहने लगी। जहां उन्होंने अपनी इमेज अंडरवर्ल्ड में टॉप में बना ली थी और सारे अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ रिश्ते बहुत ही अच्छे बना लिए थे, वहीं उनके परेशानी को दूर करने के लिए उनकी मुलाकात वरदराजन मुदालियार से हुई। वरदराजन अंडरवर्ल्ड की दुनिया का सबसे बड़ा डॉन माना जाता था। उसका धारावी की स्लम में काफी बोलबाला था। बंबई में रह रहे तमिल कम्युनिटी के लोग उसको अपना मसीहा मानते थे। फिर एक दिन वो जेनाबाई से मिलने पहुंचा, जहां उसने उनको दारू के धंधे में घुसने का सुझाव दिया।
पहले तो उन्होंने इस धंधे में आने के लिए ही मना कर दिया क्योंकि वो एक मुसलमान थी, मगर इस धंधे में इतना पैसा देख उनकी लालच बढ़ गई। उन्होंने डोंगरी में ही शराब बनाने का धंधा शुरू कर दिया। फिर क्या, धीरे धीरे हर गली, मोहल्ले, बस्ती और पूरे मुंबई शहर में उनका नाम का सिक्का चलने लगा। वो माफिया क्वीन के नाम से जाने लगी। ये वही पल था जहां उनके नाम के पीछे दारू वाली ऐड हो गया। किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होती तो वो उनके घर जा पहुंचता था। आम लोगों से लेकर माफिया भी उनके घर आते जाते थे। यहाँ तक कि पुलिस के कई ऑफिसर्स उनके घर उनसे मिलने आते थे। पहली दफा मुंबई में ऐसा हो रहा था जहां एक महिला की इतनी पावर बन चुकी थी कि बड़े से बड़ा नेता और सेलिब्रिटीज तक उनकी पहुंच बन चुकी थी। शराब बनाने और बेचने का उनका नेटवर्क पूरे बंबई में फैल चुका था। शराब ऐसे बिक रही थी जैसे राशन की दुकान में गेहूं और चावल। 1960 के दशक तक जेनाबाई का धंधा चरम सीमा पर था। फिर एक दिन वरदराजन ने उनकी मुलाकात उस वक्त के मशहूर अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान और करीम लाला से करवाई। वरदराजन हाजी मस्तान और करीम लाला को पहले से जानता था। वो जब कस्टम डॉक के इलाके में तस्करी के धंधे में लिप्त था, उसी समय पुलिस ने उसे एंटीना चुराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। जब वो जेल में था तब हाजी मस्तान उससे मिलने पहुंचा। हाजी की वहां एंट्री उसकी जिंदगी पलटने वाली थी, उसे ये बिल्कुल मालूम ना था। वो उन दिनों सफेद कपड़े पहनता था और हाथ में सिगरेट उसके रहती थी। वो वरदराजन के लॉकअप के पास पहुंचा और उसे वनकम थलीवियर कह के पुकारा। अब तक वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसे पहले किसी ने ऐसा ना कहा था, क्योंकि हाजी खुद मद्रास से था और उसका नाम अंडरवर्ल्ड में बहुत था। ये देखते हुए वरदराजन भी हाजी मस्तान के साथ मिल गया। अब चूंकि जेनाबाई का नाम शराब की तस्करी में इतना बड़ा बन गया था, इसलिए हाजी ने उनसे मिलने की बात वरदराजन के सामने रखी। उनके साथ मिलते ही हाजी मस्तान और करीम लाला को ऐसा लगा कि कोई अपने ही घर की बड़ी हस्ती से मिल रहे हों। तब से वो लोग जेनाबाई को मौसी कहकर पुकारने लगे। मौसी का दर्जा तो दिया ही दिया, साथ ही मौसी की बातों को पत्थर की लकीर जैसे माना। वो जो कहती थी वैसा ही होता था। अगर कहीं पुलिस के साथ कुछ आपा-सुनी हो जाती तो वो ही उस मामले को सुलझाती थी। पुलिस से लेके अंडरवर्ल्ड तक का हर डॉन मौसी को बहुत मानता था। वो ऐसी पगडंडी बन चुकी थी जो हर किसी के इल्लीगल काम को छुपाती थी। उनके घर कई बार छापेमारी भी होती थी, मगर वो दिमाग की इतनी तेज थी, वो दारू की बोतलें भगवान की मूर्ति के पीछे छुपा देती थी। पुलिस को ये भनक तक नहीं होती थी कि मूर्ति के पीछे कोई शराब भी छुपा सकता है। इन सब चालाकी और दिमागी खेलों की वजह से ही उनके आगे सब झुकते थे। वो जिस डोंगरी के इलाके में रहती थी, वहीं उनके घर के पास एक और फैमिली रहती थी जिनके यहाँ उनका उठना बैठना था। ये वो फैमिली थी जिसका बेटा आगे जाके वन ऑफ द मोस्ट वांटेड डॉन की लिस्ट में शामिल हुआ, और वो था दाऊद इब्राहिम। वो दाऊद को बचपन से ही जानती थी। उसके बचपन से लेके बड़े होते होते किए गए हर कांड को वो जानती थी। जब भी वो कुछ गलत काम करता, वो अपनी मौसी के यहाँ पर जाकर छिप जाया करता था। जब वो अंडरवर्ल्ड में अपनी पकड़ ही बना रहा था, उस समय उसकी दूसरी गैंग वालों से बनती नहीं थी। हर वक्त वो दूसरी गैंग से भिड़ता रहता था, जिसके चलते करीम लाला की पठान गैंग और खुद हाजी मस्तान भी उसकी उन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। हाजी मस्तान को धंधा करने में दिक्कत आने लगी थी और वहीं दूसरी गैंग वाले भी उसके पास अपनी शिकायत लेके पहुंचते थे। अब ये सब देख वो जेनाबाई के घर जा पहुंचा, जहां उसने उनको इन सब दिक्कतों से अवगत कराया। वैसे तो वो सब जानती थी, मगर उन्होंने हाजी को वादा किया कि वो दाऊद को मना लेंगी और वो दूसरी गैंग से हाथ जरूर मिला लेगा। अब उन्होंने हाजी को तो वादा कर दिया था, पर वो परेशान थी कि आखिर कैसे वो गरम बुद्धि वाले दाऊद को समझा पाएंगी। मगर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी दिक्कत तभी के तभी सुलझ गई। उनके घर का दरवाजा कोई बार बार जल्दी में बजा रहा था, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो दाऊद खून से लथपथ था। उनको समझ में आ गया कि आज वो कोई एक बड़ा कांड करके आया है और वहां वो छिपने के लिए आया है। दाऊद ने अपनी मौसी को बताया कि उसने किसी गैंग के बंदे को इतना पीटा कि अब वो आईसीयू में है और पुलिस उसके पीछे पड़ी है। वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा कि कैसे भी करके उसको मौसी बचा ले। तब उनका वही तेजदार दिमाग दौड़ा और उन्होंने उससे कहा कि एक ही शर्त पर बचा पाऊंगी, अगर वो उनकी बात मानेगा। वो इतना घबराया हुआ था कि उसने बिना सुने ही जेनाबाई को बोला कि आप बस बचा लो मुझे, जो बोलोगे मैं वो करूंगा। अगले ही दिन वो मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गई। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि उनकी पुलिस में पकड़ काफी थी, तो वो डायरेक्ट ही सीनियर ऑफिसर के पास जा पहुंची। उनसे बात करते वक्त उन्होंने दाऊद की बात चालू कर दी। ऑफिसर ने बताया वो चारों ओर उसको ढूंढ रहे हैं, मगर वो कहीं मिल नहीं रहा। जिसके जवाब में उन्होंने कहा वो जानती हैं वो कहाँ है, मगर वो एक ही शर्त पर बताएंगी, अगर ऑफिसर उनकी एक कंडीशन मान ले।
उन्होंने बिना डरे ही उनको कहा कि दाऊद पे रजिस्टर्ड सारे क्रिमिनल्स रिकॉर्ड हटा दिए जाएं और वो आपका एक इन्फॉर्मेंट बन जाएगा। उन्होंने वहां ये समझाया कि वो उनको अपनी माँ के समान मानता है और वो उनकी ये बात मान लेगा। फिर सुबह अचानक उनके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो दाऊद ने दरवाजा खोलते ही कहा, मौसी कुछ हो पाया क्या? वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी मौसी ने सब ठीक कर दिया है, अब परेशानी की कोई बात नहीं। जेनाबाई भी कहां दाऊद के किए वादे को भूलने वाली थी। उन्होंने तभी उसको समझाया कि हाजी गैंग वॉर की वजह से परेशान हो गया और वो चाहता है कि तुम बाकी सभी गैंग से हाथ मिला लो। यहाँ वो कुछ न कह सका और यहीं से ही एक नई अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हुई। जेनाबाई के कहने पे सभी गैंग ने अपने अपने धंधे और एरिया बांट लिए थे। इसके बाद अंडरवर्ल्ड की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि मानो पुलिस प्रशासन सब फीका पड़ चुका था। अंडरवर्ल्ड के नामी डॉन उनसे ही सलाह लेते थे और वो जैसा कहती थी वो हुआ करता था। उनका हाथ इन सब के ऊपर एक ताज की तरह चमक रहा था। मगर जैसा आप जानते हैं कि अच्छा समय ज्यादा नहीं टिकता और वो ऐसा अच्छा समय जहां जुर्म पे जुर्म, सिर्फ और सिर्फ गलत काम तुम किए जा रहे हो, वो तो बिल्कुल नहीं टिकेगा। भारत में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में इमरजेंसी लगा दी, जिसके बाद इसका असर अंडरवर्ल्ड की दुनिया पर भी पड़ा। एक तरफ इमरजेंसी के बाद देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी तो दूसरी तरफ मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी तेजी से बदल रहा था। नए नए डॉन नया नया बिजनेस कर रहे थे, गैंग वॉर हो रहा था, अंडरवर्ल्ड कई ग्रुप में बढ़ चुका था। लेकिन जेनाबाई एक तरफ से सारा तमाशा देख रही थी। हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक अपना नेटवर्क बढ़ा रहे थे। इन गैंग वॉर में जेनाबाई का बेटा भी शामिल था और एक दिन अचानक ही एक गैंग वॉर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद जेनाबाई को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अपराधियों तक पुलिस और वो साथ पहुंची, लेकिन फिर उन्होंने हथियारों को छोड़ दिया और कहा कि इन्हें ऊपर वाला ही सजा देगा। वो उम्र के एक पड़ाव पर पहुंच गई थी। ऊपर से बेटे की मौत का दर्द और दुख दे रहा था। अब वो धर्म के रास्ते पर आ गई थी। वो हिंदू मुसलमान एकता के लिए काम करने लगी। जहां भी सांप्रदायिक झड़प होती, वो हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के रसूखदार लोगों के साथ वहां पहुंचती और एकता की बात करती। इससे उनकी छवि तेजी से बदलने लगी। इस दौरान अपराध की दुनिया से उनकी पकड़ कम होने लगी। दारू का धंधा भी पूरी तरह से बदल गया था। नई तरह के नशे और नई तरह की स्मगलिंग भी शुरू हो चुकी थी। वो इन सब से दूर हो रही थी। उनका नेटवर्क भी खत्म हो गया था। ऐसे में हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक उनसे दूरी बना रहे थे। उनको अपनी जिंदगी में बेटे की मौत के बाद एक और बड़ा झटका लगा, जिसके बाद वो अपने को संभाल नहीं पाई। 1993 बम्बई बम धमाके के बाद वो काफी परेशान रहने लगी थी। उन्हें पछतावा भी था कि अगर उनका नेटवर्क रहता तो इस धमाके की पहले ही उन्हें जानकारी हो जाती और वो इसे रोक सकती थी। दाऊद को लेकर भी उनकी नाराजगी सबसे ज्यादा थी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिस बम्बई ने उन सबको इतना सब दिया, उसी बम्बई में उसने लोगों की लाशें बिछा दी। इन मौतों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था और वो उससे उभर नहीं पाई, जिसके चलते बीमारी बढ़ने लगी और उनका निधन हो गया। तो ये थी दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी से अंडरवर्ल्ड की फर्स्ट लेडी डॉन की कहानी, जिन्हें बड़े से बड़े डॉन सलाम ठोकते थे। अगर आपको कुछ ऐसी ही टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट में अपने पसंदीदा टॉपिक जरूर मेंशन करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।